तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 100 कैंडल्स गेम मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.4 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड इस मूवी को 50% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें अलग अलग 8 हॉरर स्टोरीज़ दिखाई गई हैं और इस मूवी में बहुत सारे डरावने और क्रीपी सीन्स हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनका नाम होता है एरिका, क्रिस्टी, एलेक्स और जेम्स। और वो चारों दोस्त एरिका के कहने पे एक पुराने घर में आते हैं और 100 कैंडल्स नाम का एक गेम खेलते हैं, जिसके पूरा होने पे उन सब की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब वो सब गेम स्टार्ट करते हैं और 100 कैंडल से बने हुए एक सर्कल के अंदर बैठ जाते हैं। और अब एरिका उस गेम के रूल बताती है, और रूल्स ये थे कि उन चारों फ्रेंड्स को एक एक करके 100 हॉरर स्टोरी सुनानी है और हर एक स्टोरी ख़त्म होने के बाद एक मिरर के आगे एक कैंडल को बुझा देना है। और जैसे ही 100 स्टोरीज पूरी हो जाएंगी, 100 की 100 कैंडल्स भी बुझ जाएंगी। बट इस पूरे गेम के दौरान उनके साथ बहुत डरावनी चीज़ें होंगी, और जैसे ही ये गेम ख़त्म हो जाएगा उनकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट अगर उन्होंने ये गेम बीच में ही छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। और इस गेम की ये छोटी सी कहानी सुनाने के बाद एरिका एक कैंडल मिरर में जाकर बुझा देती है और गेम शुरू हो जाता है। अब एरिका कैंडल बुझाकर वापस आती है और जेम्स उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये कहकर कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा और ये बस एक बकवास गेम है। और फिर एलेक्स गेम को आगे बढ़ाता है और एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है, जो होती है एक छोटी बच्ची के बारे में, और वो जंगलों में भाग रही होती है किसी से बचकर। और फिर यहाँ से सीन स्टोरी के अंदर ही चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और हमें जंगलों में भागती हुई एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और उस बच्ची के रास्ते में हमें बहुत सारे विचेस के टोटम भी दिखाए जाते हैं। इस स्टोरी में इस बच्ची का कोई भी नाम नहीं दिया गया, और इसलिए ही हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस बच्ची को जैनी कहकर बुलाएंगे। अब जैनी भागती भागती एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचती है और उसे वहाँ पे एक और छोटी बच्ची मिलती है, जो एक सीसॉ पे बैठी हुई होती है। और वो बच्ची काफी क्रीपी वे में बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। और फिर जैनी उसके साथ जाकर सीसो पे खेलने लगती है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं और अब जैनी बताती है कि वो जंगलों में एक विच से बचकर भाग रही थी और वो विच बच्चों का शिकार करती है। अब वो बच्ची जैनी से पूछती है कि वो विच सिर्फ बच्चों का ही शिकार क्यों करती है, और जैनी बताती है कि उस विच को बच्चों का टेस्ट अच्छा लगता है। अब वो दोनों साइलेंट होकर सीसो पे खेलने लगते हैं, पर सीन इंटेंस होता जाता है और तभी जैनी बदल जाती है विच में और वो दूसरी बच्ची पे हमला कर देती है। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि जैनी ही वो जंगलों वाली विच है और वो असल में शिकार पे निकली है। अब इससे पहले वो विच उस बच्ची को खा पाए, उस बच्ची का फादर वहाँ पे आ जाता है और उस विच को गोली मार देता है और वो विच मारी जाती है, पर वो बच्ची पूरी खून में लथपथ हो जाती है। अब वो बच्ची और उसका पापा उस मरी हुई विच की तरफ देखते हैं और हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि वो दोनों विच हंटर्स हैं और उस बच्ची के फादर ने उस बच्ची को एज ए चारा यूज़ करा उस विच को पकड़ने के लिए, और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब सीन वापस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जाता है, जहां एलेक्स स्टोरी खत्म होने के बाद मिरर के सामने कैंडल बुझाता है, बट अभी कमरे में कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ी सी हलचल होती है जिसे एलेक्स इग्नोर कर देता है। अब वो चारों फिर से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और अब क्रिस्टी अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है, और इस स्टोरी का टाइटल होता है वेयर डीमंस डाई, और फिर सीन स्टोरी में ही चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और हमें एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जो अपने फादर के साथ एक छोटे से कॉटेज में रह रहा होता है। वो बच्चा एक दिन अपने घर के फ्रंट डोर पे खड़ा हो जाता है, पर तभी उसका फादर वहाँ पे आ जाता है और उसे अंदर खींच लेता है और उसे बाहर जाने से मना करता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी घर से बाहर निकला ही नहीं है, और उसके फादर ने उसे ये बोल रखा है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो बच्चों का ही शिकार करते हैं। अब
अब उस बच्चे का बाप उसे एक मरा हुआ हिरण दिखाता है और बोलता है कि इस हिरण को उन मॉन्स्टर्स ने ही मारा है। और फिर वो बच्चा अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अब रात के टाइम उस बच्चे को घर के बाहर बहुत सारी फॉग दिखती है और फिर उसका पापा उसे कहानियाँ सुनाता है कि कैसे वो मॉन्स्टर फॉग के अंदर बच्चों का शिकार करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें फादर और बेटे का एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है और हम व्यूअर्स यहाँ पे यकीन कर लेते हैं कि बाहर सच में मॉन्स्टर्स हैं। अब कुछ देर बाद घर के बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं और उस बच्चे का फादर एक गन लेके घर के बाहर चेक करने जाता है। अब पीछे से वो बच्चा विंडो से बाहर जाकर देखता है। अब तभी एक क्रीपी दिखने वाली लड़की विंडो पे आ जाती है और वो घर के अंदर झांक कर देखती है और वो बच्चा जाकर स्टोर रूम में छुप जाता है और फिर कुछ देर बाद वहीं पे सो जाता है। अब सुबह होती है और अभी तक उसका फादर घर नहीं आया था और वो बच्चा घर के बाहर निकल जाता है अपने फादर को ढूंढने के लिए। पर घर के बाहर निकलने से पहले वो अपने पापा के कपड़े पहन लेता है ताकि मॉन्स्टर उसे सूंघ ना पाए। अब वो बच्चा बाहर जाता है जहाँ उसे खून से सनी हुई एक फॉर्क मिलती है और तभी उसका फादर वहाँ पे आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो घर के बाहर क्यों आया। अब तभी आसपास की झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगती है और चारों तरफ से कोई चीज़ उन दोनों की तरफ बढ़ती है और फिर वो दोनों घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब उस बच्चे का बाप बोलता है कि मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ गए हैं और उन्होंने तुम्हारी खुशबू सूंघ ली है और तुम जाकर छुप जाओ। और फिर वो बच्चा जाकर स्टोर रूम के अंदर छुप जाता है। अब वो बच्चा स्टोर रूम के की होल से बाहर झांक कर देखता है जहाँ उसके पापा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे और फिर उस बच्चे का पापा खुद को ही गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है और अब वो बच्चा और ज़्यादा डरने लगता है। अब पूरे घर में चारों तरफ से फॉग अंदर आने लगती है और फिर वो बच्चा उन मॉन्स्टर से बचकर भागता है पर तभी उस बच्चे को कोई पकड़ लेता है और सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने उस बच्चे को पकड़ा हुआ था और फिर वो सोल्जर्स घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें उस बच्चे के फादर की लाश मिलती है। अब कुछ देर बाद वो बच्चा एक घायल औरत को भी देखता है और ये वही औरत होती है जो पिछली रात विंडो पे आ गई थी और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस बच्चे का फादर असल में एक रेपिस्ट था और उसने उस लड़की को कैद में रखा हुआ था और वो लड़की उसकी एक विक्टिम थी और इसलिए ही वो आदमी अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देता था ताकि वो अपने फादर की सच्चाई पता ना लगा ले। और जब एंड में झाड़ियों में हलचल हो रही थी तो वो असल में सोल्जर्स ही थे जो उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए आ रहे थे क्योंकि रात के टाइम वो लड़की भाग गई थी और उसने पुलिस को बुला लिया था। और जब उस बच्चे के फादर को पता लगता है कि वो पकड़ा जाने वाला है तो वो सुसाइड कर लेता है। अब स्टोरी के लास्ट में वो लड़की रोने लगती है और एक अनजान आदमी उस बच्चे को गले लगाता है जैसे वो उसी का असली बाप हो और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब सीन वापस कैंडल गेम पे जाता है और अब क्रिस्टी जाती है कैंडल बुझाने जहाँ पे वो कैंडल नहीं बुझाती और लिपस्टिक लगाने लग जाती है और तभी क्रिस्टी को उस कमरे में एक कैट दिखाई देती है जो अचानक ही वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही क्रिस्टी वापस मिरर में देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसके चेहरे पे खून से लिखा हुआ होता है विच और वो डर के चिल्लाने लगती है। अब बाकी सारे दोस्त रूम में आते हैं पर अब क्रिस्टी के चेहरे पे कुछ भी नहीं होता और अब एरिका बोलती है कि डरो मत, ये बस गेम हमको दिखा रहा है और जो भी तुम देखो याद रखना कि वो असली नहीं है। और अब क्रिस्टी अपनी कैंडल बुझाती है और वो सब अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं और अब जेम्स अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है जो होती है ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में और फिर सीन स्टोरी में ही चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, इतना कि उसे ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होती है। अब उस बुढ़िया को अपने लिविंग रूम से एक गाना बजने की आवाज़ आती है और वो जाकर चेक करती है जहाँ पे उसे सोफे पे बैठी हुई एक बच्ची दिखती है जिसके पास ब्लैक कलर के बलून्स होते हैं और वो बच्ची उस बूढ़ी औरत से पानी मांगती है पर अगले ही पल वो बच्ची गायब हो जाती है। अब ये सब देख के वो बूढ़ी औरत डर जाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है पर सीढ़ियों के नीचे से एक काले कलर का बलून ऊपर आता है और तभी वो छोटी बच्ची जिसकी काली कलर
कलर की आंखें होती हैं वो आ जाती है और उस बुढ़िया को डरा देती है। अब वो बुढ़िया फिर से नीचे भागती है, पर उसे वो बच्ची नीचे ही मिलती है जो मेन डोर पे रास्ता रोक कर खड़ी थी। अब वो बुढ़िया किचन के डोर से घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो दरवाजे के दूसरी तरफ निकलती है वो वापस ऊपर पहुंच जाती है। अब वो ब्लैक आई बच्ची वहां पे आ जाती है और उस औरत से उसका ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लेती है और अपने बलून्स फुलाने लगती है। अब एक डीमन वहां पे आ जाता है और वो उस बुढ़िया को पकड़ लेता है, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगती है। अब वो बुढ़िया क्रॉल करते हुए अपने सिलेंडर तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उसका दम घुटने लगता है और फिर वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। अब हमें अंधेरे में खड़ा हुआ एक बहुत क्रीपी डीमन दिखाया जाता है जो उस बुढ़िया को अंधेरे में खींच लेता है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब सीन वापस कैंडल गेम पे जाता है, जहाँ पे जेम्स जाकर कैंडल बुझाता है और फिर तभी एक भारी ईंट उसके पैरों पे आकर गिरती है, जिस पे एक कागज बंधा हुआ होता है और उस कागज पे लिखा हुआ होता है लीव और वी विल किल यू, मतलब यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब जेम्स उस कागज को ले जाकर अपने दोस्तों को दिखाता है और बताता है जो अभी अभी उसके साथ हुआ, पर वो कागज अब एक नॉर्मल पेज में बदल गया था और एलेक्स बोलता है कि जेम्स झूठ बोल रहा है। अब इसी बात पे जेम्स और एलेक्स में लड़ाई हो जाती है और एरिका बोलती है कि जितना लेट ये गेम खत्म होगा उतना ही ये डरावना होता जाएगा और इसलिए ये हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और फिर एलेक्स गेम को आगे बढ़ाता है और अपनी स्टोरी सुनाता है जो होती है दो बच्चियों के बारे में जो बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं और खुश होती हैं, पर एक दिन उनके साथ बहुत बुरा होता है और फिर यहीं से सीन स्टोरी में चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और सुबह के 4 बज रहे होते हैं और हमें एक मदर को दिखाया जाता है और अब उस मदर की एक बच्ची उसके रूम में आकर सो जाती है। अब उसकी मॉम उठती है और वो देखती है कि उसकी बेटी बुरी तरह घायल है और उसकी गर्दन पे पंजों के निशान होते हैं और फिर उसकी माँ को अपनी दूसरी बेटी के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और फिर उसकी माँ एक चाकू लेके जाती है चेक करने के लिए और हम व्यूअर्स यहाँ देखते हैं कि घर का पूरा हॉलवे बुरी तरह तबाह हो गया है और हर जगह पंजों के निशान होते हैं। अब वो अपनी बेटी के रूम में पहुंचती है जहाँ पे सब कुछ पूरी तरह ठीक होता है और फिर वो अपनी बेटी को उठाने लगती है। अब तभी एक भयानक डीमन रूम में आ जाता है और उस डीमन के मुंह से आग की चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, पर वो डीमन अंधा होता है और वो फिर सूंघता हुआ उस बच्ची की माँ तक पहुँच जाता है। अब तभी सोते में वो बच्ची आवाज़ कर देती है और वो डीमन उस बच्ची की माँ को छोड़कर उसकी बच्ची की तरफ भागता है। अब वो डीमन इससे पहले उस बच्ची को मार डाले उसकी माँ एक चाकू से उस डीमन को मारने लगती है, पर तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि जो उस बच्ची की माँ है वो असल में ये सारी चीज़ इमेजिन कर रही थी और वो चाकू को असल में एक तकिए के अंदर मार रही थी। अब तभी वहाँ पे उसकी बेटी आती है और वो अपनी मॉम को देखकर डर जाती है और वो बोलती है कि मॉम आप फिर से सपना देख रही हो और फिर उसकी माँ उस पर चाकू से अटैक कर देती है और वो बच्ची जाकर बाथरूम में छुप जाती है और उसकी माँ बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने लगती है। अब वो बच्ची बाथरूम में से एक मेडिसिन निकालती है जो उसकी मॉम की होती है, पर एक ही गोली बची थी और वो बच्ची गलती से गटर में गिरा देती है और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ पाते हैं कि उस बच्ची की माँ को एक ऐसी बीमारी है जो उसे बुरी बुरी हैलुसिनेशन दिलाती है और अभी उसकी माँ इमेजिन कर रही है कि एक डीमन उसकी बेटियों को मारना चाहता है। अब उसकी माँ दरवाजे में एक होल कर देती है और देखती है कि वो डीमन बाथरूम में ही है और उसकी बेटी को मारने वाला है। अब उस बच्ची की माँ दरवाज़ा खोल लेती है और अपनी बेटी की तरफ चाकू लेके बढ़ती है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को मार डाला। अब सीन वापस कैंडल गेम पे शिफ्ट होता है जहाँ पे क्रिस्टी अपनी कैंडल बुझाने के लिए मिरर के सामने आती है, बट स्टोरी तो एलेक्स ने सुनाई थी और इसका मतलब हमें मेन स्टोरी यहाँ पे दिखाई जा रही है और अब वो चारों फ्रेंड्स गेम में काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब क्रिस्टी अपनी कैंडल जैसे ही बुझाने वाली होती है उसे चेयर पे बैठी हुई एक बुढ़ी औरत की आत्मा दिखती है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है और क्रिस्टी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और बाकी लोग वहाँ पे आते हैं और अब एरिका बताती है कि अब धीरे धीरे ये गेम और ज़्यादा डरावना होता जाएगा। अब क्रिस्टी अपनी कैंडल बुझाती है और वो गेम को कंटिन्यू करते हैं,
पर अब सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे और कोई भी स्टोरी सुनाने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर जेम्स हिम्मत करता है और स्टोरी सुनाता है, जो होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, जिनका नाम होता है नीना और नताशा। और नताशा और नीना एक दिन लड़ाई कर लेते हैं और फिर सीन स्टोरी में ही चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और हमें नताशा को दिखाया जाता है, जो एक बंद जगह पर जागती है और वो थोड़ी ही देर बाद समझ जाती है कि वो एक कब्र के अंदर बंद है। अब नताशा बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, पर उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अब वो तुरंत नीना को कॉल करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाती और फिर वो उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद नीना ऑनलाइन आती है और फिर उन दोनों की बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे नताशा नीना से हेल्प मांगती है और उसे अपनी सिचुएशन बताती है। पर नीना बोलती है कि चाहे तुम कोई भी मुसीबत में पड़ी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब स्टोरी में हमें आगे पता चलता है कि नताशा ने नीना के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीना को चीट किया था और अब इसलिए ही नताशा की मदद करने से नीना मना कर रही है। अब नताशा नीना से मदद मांगती रह जाती है, पर नीना उसकी मदद नहीं करती और नताशा उसी कब्र में फंसी रह जाती है। और सीन अब ज़मीन से ऊपर जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि नीना ने ही असल में नताशा को जिंदा दफना दिया था और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी शॉर्ट है, बट इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब ये है कि हम किसी पे भी कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब वापस सीन कैंडल गेम पे जाता है, जहाँ पे जेम्स इस बार कैंडल बुझाता है और उसे भी उस बुढ़ी औरत की स्पिरिट दिखती है और जेम्स भी डर जाता है। और अब जेम्स सबको मना करता है कि वो आगे नहीं खेलने वाला, पर रूल्स के हिसाब से उन सबको गेम खेलना ही पड़ेगा, वरना वो सब आगे चल के मारे जाएंगे। और फिर से जेम्स और एलेक्स की इसी बात पे लड़ाई हो जाती है और बहसबाजी में जेम्स एलेक्स को स्टोरी सुनाने के लिए चैलेंज करता है और फिर एलेक्स एक स्टोरी सुनाता है, जो होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। और फिर सीन स्टोरी के अंदर ही चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और हमें एक पादरी को दिखाया जाता है, जो एक नदी पार करके एक छोटे से घर में आता है, जहाँ पे एक ओल्ड कपल और उनकी एक बेटी रह रही होती है। पर उस ओल्ड कपल की जो बेटी होती है वो प्रेग्नेंट होती है और साथ ही साथ एक डीमन से पोजेस्ड होती है और वो पादरी उस लड़की का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए वहाँ पे आता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में एग्जॉर्सिज्म के लिए फादर जॉर्डन को आना था, पर वो लेट हो गए और उन्होंने इसलिए ही उस कलीग को वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म के लिए भेजा है। अब वो पादरी उस लड़की के रूम में जाता है, जहाँ पे उसे बांध कर रखा हुआ होता है। अब वो पादरी उस लड़की के हाथ खोलता है और वो तुरंत ही होश में आ जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैं मर जाऊंगी। और तभी उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर उसके हाथ पैर फिर से बांध दिए जाते हैं। पर अब उस लड़की की शक्ल बिल्कुल डिमोनिक हो जाती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस लड़की का पापा उसके पास बैठा हुआ होता है, पर तभी फिर से उस लड़की के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो लड़की अपने पापा का गाल काट लेती है। और तभी प्रीस्ट रूम में आता है और उसके पापा को रूम से बाहर भेज देता है। और अब वो प्रीस्ट अपना क्रूसीफिक्स निकालता है और शैतान को थोड़ा काबू में करता है और फिर उस लड़की के हाथ पे एक कट लगाता है और उसका खून एक अजीब बॉटल में भर लेता है। अब वो पादरी एक लाइटर से उस खून को गर्म करना शुरू करता है और कुछ मंत्र भी साथ में बोलता है। अब जैसे जैसे वो खून गर्म हो रहा था, उस डीमन को भी उस लड़की के शरीर में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। अब वो डीमन रूम की सारी मोमबत्तियां बुझा देता है और रूम में अंधेरा हो जाता है और फिर वो पादरी देखता है कि वो लड़की अपने बेड पे नहीं है। अब वो लड़की अपने डिमोनिक रूप में पादरी पे हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। अब उस लड़की का पापा भी रूम में आ जाता है और अपनी बेटी को पकड़कर बेड पे लिटा देता है। अब उस लड़की के अंदर का जो डीमन होता है वो उसके पापा को कुछ ऐसा बोलता है जिससे वो शॉक में आ जाते हैं और तभी वो पादरी अपना एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट कर देता है और उस डीमन को उस अजीब सी बॉटल में कैद कर देता है और वो लड़की ठीक हो जाती है। अब उस लड़की के ठीक होते ही उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है और फिर उसकी माँ की हेल्प के बाद उसे एक बेटा होता है। अब वो पादरी उस लड़की के पेरेंट्स से पूछता है कि तुम बच्चे का क्या करोगे, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि अभी तक किसी को उस बच्चे के फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसलिए ही उस लड़की के मम्मी पापा उस बच्चे को साथ में रखना नहीं चाहते। अब उस लड़की का पापा अचानक ही बोलता है पादरी से कि तुम उस बच्चे को अपने साथ ले जाओ अगर तुम चाहते हो तो, और फिर वो पादरी मान जाता है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है।
अब जब वो पादरी नदी पार कर रहा होता है तभी वो एक मंत्र बोलता है और उस अजीब खून की बोतल को तोड़ देता है और उस डीमन को आज़ाद कर देता है। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ जाते हैं कि वो पादरी एक नकली पादरी है और वो उस घर में बस बच्चे को लेने के लिए आया था, पर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब घर का सीन दिखाते हैं जहां वो लड़की फिर से पोजेस हो जाती है। अब उसके फादर को दिखाते हैं जिसे घर के अंदर से शोर आता है और जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी पोजेस्ड बेटी ने अपनी माँ को बुरी तरह मार डाला है और अब उसकी बेटी उस पर भी अटैक कर देती है और उसकी गर्दन को बुरी तरह काट लेती है, जहाँ से खून बहने की वजह से उसका फादर भी मारा जाता है। और तभी फादर जॉर्डन घर आ जाते हैं जो एक असली पादरी थे और उन्हें ही एग्जॉर्सिज्म के लिए बुलाया गया था। पर घर में एंटर करते ही फादर देखते हैं कि पोजेस्ड लड़की ने अपने पेरेंट्स को मार डाला है और फिर वो लड़की फादर की तरफ बढ़ती है और सीन कट हो जाता है। अब हमें उस नकली पादरी को दिखाया जाता है जो उस बच्चे को अपना बेटा बताता है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि ये जो नकली पादरी है ये उस बेटे का बाप है और क्योंकि इसे बहुत सारे जादू टोने भी आते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसने उस लड़की का यूज़ करा ताकि वो उस बच्चे को पा सके, ताकि वो आगे चल के किसी रिचुअल में उस बच्चे को यूज़ कर सके। और तो और जब उस डीमन ने उस लड़की के बाप के कान में कुछ कहा तो उसने यही बात कही थी। उस डीमन ने उस लड़की के पापा को सब कुछ सच सच बता दिया था और इसलिए ही उसके पापा ने उस पादरी को उस बच्चे को ले जाने के लिए बोला था। अब सीन वापस कैंडल गेम पे जाता है जहाँ पे एलेक्स कैंडल तो बुझाने जाता है पर वो वापस नहीं आता और फिर जेम्स उसे ढूंढने के लिए जाता है पर उसे एलेक्स कहीं भी नहीं मिलता। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ जाते हैं कि एलेक्स मारा गया है और अब इस गेम में सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं और अब एरिका को छोड़कर कोई भी आगे नहीं खेलना चाहता। पर एरिका बोलती है कि अगर ये गेम हमने ख़त्म नहीं किया तो हम सब भी मारे जाएंगे और अब उन सबको मजबूरन वो गेम आगे बढ़ाना पड़ता है। और फिर क्रिस्टी अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है जो होती है एक लड़की के बारे में जो अपने अपार्टमेंट में अकेली रह रही होती है और सीन फिर स्टोरी में ही चले जाता है। स्टोरी शुरू होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक पूल के पास बैठकर एक मरे हुए आदमी की फोटो घूर रहा होता है जो समुंदर में डूबकर मारा गया था और तभी सीन कट हो जाता है। अब हमें लियाना नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है पर वो एक दिन सुबह सोकर उठती है और उसे अपनी खुद की एक फ़ोटो अपने फ़ोन में मिलती है जिसमें वो सो रही होती है और उसे लगता है कि उसके अपार्टमेंट में रात के टाइम कोई घुस आया था और वो अपने अपार्टमेंट की ये कंप्लेंट लेकर अपने मकान मालिक के पास जाती है जहाँ पे वो पहुँच देखती है कि वो फ़ोटो उसके फ़ोन में है ही नहीं। अब रात होती है और वो उसी बारे में सोच रही होती है और तभी उसके क्लोजेट से पानी निकलने लगता है और जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि उसके क्लोजेट की छत से पता नहीं क्यों पानी बह रहा है और उसके सारे कपड़े गीले होते हैं। अब लियाना साफ सफाई करती है और फिर सोने चली जाती है पर रात के टाइम वो अपना फ़ोन अपने हाथ में लेके सोती है। अब रात के टाइम लियाना को एक सपना आता है जिसमें वो एक पार्टी में होती है और उसे पूल के पास बैठा हुआ वही वाला लड़का दिखता है जो हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया था और लियाना उस लड़के की एक फ़ोटो खींच लेती है क्योंकि उसे वो लड़का अच्छा लगता है और तभी लियाना जाग जाती है। अब लियाना उठती है और अपना फ़ोन चेक करती है पर आज उसके फ़ोन में कोई भी फ़ोटो नहीं होती। अब लियाना नहाने जाती है और वो उसी पार्टी के बारे में सोचती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि लियाना ने जब उसकी फ़ोटो खींची थी तो उसके कुछ ही देर बाद वो लड़का पूल में डूबकर मारा गया था। अब लियाना बाथरूम से बाहर निकलती है और जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो वो देखती है कि फिर से किसी ने नहाते वक्त उसकी फ़ोटोज़ खींची हैं और ये सब देखकर लियाना बहुत बुरी तरह डर जाती है और अपना सामान पैक करके कार की तरफ भागती है। पर बाद में उसे याद आता है कि कार की चाबियाँ तो घर में ही रह गई हैं और फिर वो चाबियाँ लेने के लिए वापस अपने घर जाती है। अब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है जहाँ पे लियाना को उसके बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आती है और जब वो चेक करती है तो उसका शावर ऑन होता है और फिर लियाना को उसके अपार्टमेंट में पैर के निशान दिखते हैं जो उसके बेड तक जा रहे थे। अब लियाना अपने बेड पे जाके चेक करती है जहाँ पे वो देखती है कि कोई उसके बेड पे चादर ओढ़कर लेटा है और जैसे ही लियाना चादर को हटाती है उसे मिलती है एक शर्ट जो उसी पार्टी वाले लड़के की होती है। अब उस शर्ट को जैसे ही लियाना उठाती है तो एक हाथ उस शर्ट पे छप जाता है जिसे देखकर लियाना डर जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है।
अब बाथरूम में लियाना डरकर बैठी हुई होती है और तभी एक हाथ पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है और सीन कट हो जाता है। अब सीन वापस पार्टी में जाता है जहाँ पे लियाना उस लड़के के मरने के बाद उसकी फ़ोटो खींच लेती है और अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे लियाना बाथरूम के बाथटब में मरी हुई होती है और उसे भी किसी ने डुबाकर मारा था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो एक पुलिस वाला अपने पर्सनल फ़ोन से आकर उसकी डेड बॉडी की फ़ोटो खींच लेता है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में आखिर हुआ क्या, मैं अभी समझाता हूँ। हमें इस स्टोरी के अंदर एक कर्स को दिखाया गया है जो फोटोज के द्वारा ट्रैवल करता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में वो लड़का पूल के पास बैठकर एक लड़के की डेड बॉडी की फोटो देख रहा था जो उसी ने खींची थी उस लड़के के मरने के बाद, और फिर वो कर्स उसे लग गया था। अब जब उस कर्स ने उस लड़के को मार दिया तो लियाना ने उसकी फ़ोटो खींच ली और वो कर्स लियाना को ट्रांसफ़र हो गया। और फिर जब लियाना मर गई तो एक पुलिस वाले ने लियाना की डेड बॉडी की फ़ोटो खींच ली और अब वो कर्स उसको ट्रांसफ़र हो गया है और ये कर्स ऐसे ही ट्रैवल करता रहेगा। अब सीन वापस कैंडल गेम में आ जाता है और अब क्रिस्टी अपनी कैंडल बुझाकर वापस आती है और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि अब उन फ्रेंड्स ने 99 स्टोरीज सुना दी है और अब आखिरी स्टोरी बची है जिसे सुनाने के बाद उनका ये गेम ख़त्म हो जाएगा। अब आखिरी स्टोरी एरिका सुनाती है जो होती है एक छोटी बच्ची के बारे में जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो अपनी ग्रैंड मॉम के यहाँ पे रहने चली जाती है। अब जब वो लड़की अपनी ग्रैंड मॉम के यहाँ रह रही होती है तो उसे अपनी फैमिली के एक जादुई राज के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के लोग जादू आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब उस बच्ची की दादी उसे बहुत सारी ऑकल्ट चीज़ें सिखाती है पर जल्दी ही गांव वालों को पता लग जाता है कि उस बच्ची की दादी जादू कर सकती है और वो उस बच्ची की दादी को डायन बोलने लगते हैं और अब उस बच्ची की दादी का जीना मुश्किल हो जाता है। अब एक दिन वो बच्ची समर कैंप के लिए अपनी दादी से दूर चली जाती है पर जब वो समर कैंप से वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी दादी मर चुकी है और उनकी डेड बॉडी को उन्हीं की पालतू बिल्ली ने आधा खा लिया है। और उस बच्ची को पता चलता है कि पड़ोसियों ने एक दिन उसकी दादी को इतना पत्थरों से मारा कि वो मारी गई और इसी बात से उस बच्ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस बच्ची को अब एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है और फिर 10 साल बीत जाते हैं और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो अभी वो अपनी ग्रैंड मॉम का सिखाया गया जादू नहीं भूलती। अब वो बच्ची अपने टाउन में वापस आती है और उन पड़ोसियों के बच्चों से दोस्ती करती है जिन्होंने उसकी ग्रैंड मॉम को मारा था और फिर वो उन्हें 100 कैंडल नाम का गेम खेलने पे मजबूर करती है, वो भी अपने उसी पुराने घर में। और जैसे ही वो गेम ख़त्म होता है वो बच्ची सारी काली शक्तियों की मालिक हो जाती है और अपने दोस्तों को मारकर अपनी दादी का बदला ले लेती है। ये स्टोरी खत्म होती है और एरिका आखिरी मोमबत्ती बुझाती है और हम व्यूअर्स यह समझ जाते हैं कि एरिका अपने पड़ोसियों के बच्चों को मारकर उनसे बदला लेने आई है। अब देखते ही देखते कहानी ख़त्म होती है और सब जगह अंधेरा हो जाता है और क्रिस्टी के सामने ही जेम्स और एरिका गायब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्रिस्टी को जेम्स की चीख सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि एरिका ने जेम्स को मार डाला है। अब क्रिस्टी एक मोमबत्ती जलाती है और उसे अपने सामने एरिका की दादी की स्पिरिट दिखती है जो शुरू से ही उन सबको डरा रही थी और वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और वो क्रिस्टी को डरा डालती है और क्रिस्टी चिल्लाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि एरिका की दादी की स्पिरिट ने मिलकर बाकी सबको मार डाला। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द 100 कैंडल्स गेम मूवी की जो कि एक अच्छी मूवी है। इस मूवी के अंदर जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी और वेल डायरेक्टेड हैं और मुझे सबसे अच्छी लगी पोजेस्ड प्रेग्नेंट लेडी वाली स्टोरी। मुझे आप सब कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।